गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज हम लोग लेक्चर 4 की बात करने वाले हैं। आप लोग को हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के विषय में, चार्ज कैसे कंजर्व होता है। फिर उसके बाद मास और चार्ज में रिलेशन पढ़ाए थे कि मास और चार्ज में क्या रिलेशन है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन ही क्यों इजेक्ट करते हैं, तो उसके पीछे कारण है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा मास वाले चीज़ को निकालना क्रिटिकल होता है और जिसका मास स्मॉल होता है उसको निकालना आसान होता है। इसीलिए किसी भी मेटल से जब भी हम इजेक्शन की बात करते हैं तो इजेक्शन सिर्फ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। आज हम लोग बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के विषय में। देखिए ये कूलम्ब्स लॉ बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आप लोग को हमेशा इसको ध्यान में रखना है। कूलम्ब्स लॉ, देखिए ये कूलम्ब्स लॉ है क्या। COULOM कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये सभी के विषय में हम बारीकी से आप लोग को बताएंगे। पहला चीज़ याद ये रखिएगा कि कूलम्ब्स लॉ तब एप्लीकेबल होते हैं जब आपके पास कोई भी 2 पॉइंट चार्ज हो, कोई भी 2 पॉइंट चार्ज हो और वह बहुत कम डिस्टेंस से सेपरेट होता हो, तो वहाँ पे निश्चित कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं। और कूलम्ब्स लॉ में याद ये रखना है कि फोर्स जो होते हैं हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का, और फोर्स जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बीच के सेपरेशन के स्क्वायर का। तो देखिए इसका पहला डिफिनेशन समझ लीजिए। हम डिफिनेशन की बात कर रहे हैं। इसका डिफिनेशन क्या है? इट स्टेट that force of attraction or repulsion, force of attraction or repulsion, force of attraction and repulsion between two point charges, 2 point charges is directly proportional to the product of charge, and inversely proportional to the square of separation between them।
हमने डिफिनेशन लिखे हैं। इट स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। इसका मतलब ये हुआ कि कूलम्स लॉ जो है वह हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जो दो आपके पास पॉइंट चार्ज है उसके, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बीच के सेपरेशन के स्क्वायर का। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये कैसे काम करता है, सिंपली याद रखिएगा कि कूलम्स लॉ जब भी बात करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बीच के सेपरेशन के। आप सिंपली याद ये रखिएगा कि अगर चार्ज का नेचर सेम है, चार्ज का नेचर सेम है तो वहाँ पे दो पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स लगेगा वह रिपल्सिव नेचर के होंगे, और अगर डिफरेंट है तो अट्रैक्टिव नेचर के होंगे। जैसे सिंपली समझिए, मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ पे Q है प्लस Q1, दूसरा चार्ज यहाँ पे भी है प्लस Q2 है। दोनों के बीच का सेपरेशन R है। ये 1 है और ये 2 है। यहाँ पे फोर्स जो लगेगा F21 और इधर जो फोर्स लगेगा F12। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि Q1 के चलते जितना फोर्स Q2 पे लगेगा उतना ही फोर्स Q2 के चलते Q1 पे लगेगा। यहाँ पे दोनों चार्ज का नेचर सिमिलर है, इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। अगर डिसिमिलर होता, एक प्लस होता दूसरा माइनस होता, तो फोर्स जो होते वह किस नेचर के होते? अट्रैक्टिव नेचर के। तो सिंपली याद रखिएगा कि अगर चार्ज का नेचर सिमिलर होते हैं, अगर चार्ज का नेचर सिमिलर होता है तो फोर्स जो है हमेशा डी क्या होता है? रिपल्सिव नेचर के होते हैं। और जब डी सिमिलर होते हैं, एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है, तो फोर्स जो है हमेशा क्या होते हैं बाबू? सिंपली याद रखिएगा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे सिमिलर नेचर है, इसीलिए यहाँ पे फोर्स का जो बात करिएगा वह किस नेचर के होंगे? रिपल्सिव नेचर के। आप इसका मतलब समझ लीजिए F12 का मतलब, इसका मतलब हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज 1 ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज 1 ड्यू टू F12 का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज 1 ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज 1 ड्यू टू सिंपल याद रखिएगा। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि F12 का वैल्यू और F21 का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है? सेम। डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वह ऑलवेज क्या होता है? सेम होता है। सिंपली याद रखिएगा कि F12 और F21 का वैल्यू हमेशा सेम होंगे। जितना 1 2 पे लगाएगा उतना ही 2 1 पे लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ से आप जानते हैं। यहाँ पे इसलिए हमने लिखे हैं कि F12 बराबर F21 बराबर F। अब कहता है डिफिनेशन, जो कि अभी डिफिनेशन हमने आप लोग को पढ़ाए हैं कि फोर्स जो है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का। तो देखिए, अगर F की बात करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 के प्रोडक्ट और Q2 के प्रोडक्ट का। फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 प्लस Q1 इंटू Q2, और फोर्स
हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे बीच के सेपरेशन के स्क्वायर का। तो दोनों चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। फोर्स जो है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों पॉइंट चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का, और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बीच के सेपरेशन के स्क्वायर का। जब दोनों को हम लोग कंबाइंड करते हैं, कंबाइंड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ से आपको फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। अब देखिए जैसे ही यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसी को समझिएगा अभी। तो देखिए ध्यान से, जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक के आ जाता है, के Q1 Q2 बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वेयर के बराबर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। वेयर के को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के नाम से। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं के का, तो के का सिंपल वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर। एयर की बात करते हैं तो इसका वैल्यू होता है सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अदर देन एयर की बात करते हैं, अदर देन एयर के अलावे किसी अदर मीडियम में जाते हैं तो के का सिंपल वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब देखिए आपको समझना होगा कि एप्सिलॉन नॉट कहते किसको हैं, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और एप्सिलॉन आर को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। और याद रखिएगा कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा बड़ा और बराबर होता है 1 से। ये बोर्ड में कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बराबर रट जाइएगा कि रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू हमेशा, एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद एक आता है एप्सिलॉन, इसको कहते हैं परमिटिविटी, इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ मटेरियल या परमिटिविटी। देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट हो गया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर एयर और वैक्यूम भी लिख सकते हो, एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। तो सिंपली याद रखिएगा कि एयर के केस में अगर हम बात करते हैं तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी लेते हैं एप्सिलॉन नॉट। अगर हम मीडियम की बात करते हैं तो वहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। और एक होता है परमिटिविटी जिसको एप्सिलॉन के नाम से जानते हैं, जिसका वैल्यू हमेशा, एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग हमेशा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर लेते हैं। एप्सिलॉन का वैल्यू ही हमेशा होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर। तो देखिए अगर दो चार्ज आपको एयर में रहता है, अगर दो चार्ज आपके पास कहाँ रहता है, एयर में, तब फोर्स की अगर बात करेगा कोई तो देखिए क्या होगा,
when two charge in air, when two charge is kept in air, is when two charge is kept in air, अगर एयर में रहेगा तो फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स का सिंपल वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। व्हेन टू चार्ज इज kept other than air, एयर के अलावे अगर किसी मीडियम में रहेगा तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू F डैश कहलाएगा और F डैश का सिंपल वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। सिंपल याद रखिएगा कि अगर कोई भी दो चार्ज एयर में रहता है तो फोर्स का सिंपल वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर अदर देन एयर है, किसी मीडियम में है, तो फोर्स का वैल्यू एप्सिलॉन r टाइम्स घट जाएगा। इसको पहला नाम दीजिए या जो भी नाम दीजिएगा। F/F डैश की बात करते हैं आप लोग, F/F डैश की बात करिएगा तो यहाँ से Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू आर स्क्वायर। ये कट गया, इससे ये भी कट गया, एप्सिलॉन r चला जाएगा ऊपर। तो इसका मतलब है कि F डैश का सीधा वैल्यू होगा F/एप्सिलॉन r। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो चार्ज एयर के अलावे किसी अदर मीडियम में जाता है, अगर कोई भी दो चार्ज एयर के अलावे किसी अदर मीडियम में जाता है तो फोर्स कितना टाइम्स डिक्रीज करेगा? एप्सिलॉन r टाइम्स। कितना टाइम्स? एप्सिलॉन r टाइम्स। सिंपल रट जाइएगा कि अगर कोई भी दो पॉइंट चार्ज पहले एयर में रहता है, एयर के अलावे अगर वह किसी अदर मीडियम में जाते हैं तो निश्चित फोर्स का वैल्यू क्या होगा? एप्सिलॉन r टाइम्स डिक्रीज करेगा। इसका मतलब हो गया फोर्स इज डिक्रीजेज एप्सिलॉन r टाइम्स when the two charge is kept other than air, एयर के अलावे किसी अदर मीडियम में जाता है तो निश्चित फोर्स का वैल्यू एप्सिलॉन r टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो सिंपली रट जाइएगा कि अगर कोई भी दो चार्ज एयर के अलावे किसी अदर मीडियम में जाता है तो निश्चित फोर्स का वैल्यू कितना टाइम्स डिक्रीज करेगा? एप्सिलॉन r टाइम्स। अब इसमें आता है, ये तो हमने फोर्स की बात की। अब देखिए बाबू, यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है, कुछ चीज़ आप लोग को समझना होगा
कि जैसे हमने अभी जस्ट बताए हैं कि अगर कोई भी दो चार्ज एयर के अलावे किसी अदर मीडियम में जाता है तो निश्चित है फोर्स एप्सिलॉन आर टाइम्स डिक्रीज करेगा। जैसे अगर यहाँ पे आपको तमाचा मारेंगे तो बड़ी कस के लगेगा, लेकिन हम ही मारते हैं तमाचा पानी में ले जा कर के आपको, तो फोर्स वहाँ घट जाएगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है। यहाँ एयर और वैक्यूम था, वहाँ पानी हो गया, पानी मेरे हाथ को रोकने का काम करेगा, इसलिए फोर्स का वैल्यू वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। अब सबसे पहले देखिए, आपसे पूछा जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट और डायमेंशन की बात पूछेगा। तो जैसे हमने बोले थे बाबू, फोर्स की बात करते हैं तो Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं तो इसका सिंपल वैल्यू होगा Q1 Q2 बाय 4 पाई एफ इंटू आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। तो यूनिट की बात करते हैं तो चार्ज का यूनिट आप कूलम जानते हो, तो कूलम स्क्वायर बाय फोर्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई भी पूछेगा यूनिट किसका, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट की बात करेगा तो सिंपल रट जाइएगा। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट की बात करेगा तो रट जाना है। इसका यूनिट क्या होता है बाबू, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट की बात करिएगा तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन की बात करते हैं तो आप जानते हो इसका IT कहिए या AT कहिए। IT का स्क्वायर बाय फोर्स का होता है MLT-2 और R स्क्वायर का L स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप सीधा लिख सकते हैं m पे पावर -1 L पे पावर -3 I स्क्वायर T पे पावर 4। ऐसे लिखिए, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m पे पावर -1 L-3 A स्क्वायर T पे पावर 4। ये हो गया आपको यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद देखिए वैल्यू क्या होता है इसका एप्सिलॉन नॉट का। तो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं हम लोग। तो देखो बाबू, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो जैसे K का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका वैल्यू होता है, K का वैल्यू होता है 9 गुने 10⁻⁹। K का कोई वैल्यू पूछेगा तो रट जाना है 9 गुने 10⁻⁹। K का वैल्यू क्या होता है 9 गुने 10⁻⁹, 9 गुने 10⁻⁹। लेकिन अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट का सीधा वैल्यू होगा 1/4 पाई 9 गुने 10⁻⁹। और इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये होगा 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सिंपल रट जाइएगा। अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करेगा तो सिंपली याद रखना है आप लोग को 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो K और एप्सिलॉन नॉट दोनों का हमने वैल्यू लिख दिए हैं। कोई पूछेगा कि K का क्या वैल्यू होता है तो आप रट जाइएगा, K का वैल्यू 9 गुने 10⁻⁹ होता है। और इसी आधार पे हमने एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू लिख दिए हैं। अब इसके बाद देखिए लिमिटेशन
ऑफ कूलम्स लॉ, कि कूलम्स लॉ का क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ क्या है? लिमिटेशन कूलम्स लॉ का, तो देखिए, इट इज ओनली वैलिड फॉर, पहला, when 2 points charge are in rest, 2 पॉइंट चार्ज हो और दोनों क्या हो बाबू? रेस्ट में। और 2 पॉइंट चार्ज हो और दोनों पॉइंट चार्ज क्या हो? रेस्ट में हो। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज वेरी स्मॉल। लेकिन अगर आप लोग को ये कोई पूछ देगा, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में आप जानते हैं न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस की बात करते हैं तो 10⁻⁻15 होता है। अगर डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से बड़ा नहीं होगा तब तक ये कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस तो जितना स्मॉल होगा उतना ज़्यादा फोर्स एक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे याद ये भी रखना है कि डिस्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीटर में नहीं जाना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। लेकिन 10⁻⁻15 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। उसके बाद 2 पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन तो मिनिमम होना ही चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच का जो क्या कहते हैं मीडियम है, सेम होना चाहिए। मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 points charge is always same। 2 पॉइंट चार्ज के बीच का मीडियम हमेशा क्या होना चाहिए बाबू? सेम होना चाहिए। तो यही है लिमिटेशन फॉर कूलम्स लॉ या लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कि कूलम्स लॉ कब एप्लीकेबल होगा और कब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो याद ये रखना है कि कूलम्स लॉ एप्लीकेबल तब होते हैं जब आपके पास 2 पॉइंट चार्ज हो और दोनों रेस्ट में होना चाहिए, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए और 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि ये 15 मीटर जो होता है वह डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस के रेडियस का। और आपको ये भी समझना होगा कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच का मीडियम हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब ही ये लॉ एप्लीकेबल होता है, वरना ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को समझा रहे हैं कि फोर्स का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दे दिया जाए, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज है,
Q1 10 माइक्रोकूलम और Q2 15 माइक्रोकूलम है। बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स का सिंपल फार्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। आप जानते हैं 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। उसके बाद माइक्रो है तो 10 × 10⁻⁻6 होगा। ये 15 × 10⁻⁻6 होगा। उसके बाद 10 सेंटीमीटर है -2 का पावर का स्क्वायर कर दीजिए तो ये होगा 15 × 9 और ये 10⁻10 -12 बाय 100 × 10⁻⁻4। तो ये 15 × 9 10⁻⁻2 + 4 बाय 100। तो ये कट जाएगा 3 20 ठीक है 27 बाय 20 × 10⁻2। इसको लिख सकते हैं हम लोग, कट जाएगा, ये हो जाएगा आपको 13 10⁻2 न्यूटन। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो कुछ नहीं होता है। जब भी आपको फोर्स का वैल्यू निकालना हो तो सिंपली याद रखिएगा फोर्स का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r², 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। तो अभी तुरंत पढ़ाए हैं 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 और Q1 10 माइक्रो है। माइक्रो का मतलब 10⁻6 होता है और Q2 15 माइक्रोकूलम है तो इसका वैल्यू 10⁻6 हो गया। बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर करेंगे और इसका वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो ये था आपको कूलम्स लॉ क्या है और कूलम्स लॉ का हम यूज कहाँ करते हैं। तो ये जो अभी पढ़ाया जा रहा है तो जितने भी फाउंडेशन के बैच है, चाहे वह भिकना पहाड़ी का 4 से 6 वाला बैच हो या आपको बाजार समिति का बैच हो 9 से 11, सब के लिए ये एप्लीकेबल है जो अभी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये 12th का फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद टारगेट का जो बैच है आपके पास 6 से 8 वाले के लिए भी और 11 से 1 वाले के लिए भी ये सभी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उन लोग को भी हमने ये सभी चीज़ के विषय में नहीं पढ़ाए थे। बीच में थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था जिस वजह से आप लोग का क्लास नहीं चल रहा था। अब क्लास चलेगा। थोड़ा दिक्कत होता है पढ़ाने में, परेशानी थोड़ा बढ़ा हुआ था इस बीच में, इसलिए क्लास नहीं ले रहे हैं। इसके लिए कोई भी टेंशन ना लीजिएगा, हर चीज़ को पढ़ाया जाएगा। और आज जो पढ़ाएं इसको सभी लोग अच्छे से फेयर कर लीजिएगा। और देखते हैं 5-7 दिन के अंदर ही हम लोग जूम ऐप्स पे भी क्लास लेंगे आप लोग का, जिसमें आप लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा हम लोग फील करवाना चाहते हैं कि जूम ऐप्स पे क्लास लेकर के कोडिंग आएगा, वह कोड बता देंगे आप लोग को, इसके बाद होगा। लेकिन पहले अभी यूट्यूब पे ही 5-7 दिन क्लास चलेगा। उसके बाद जब जूम ऐप्स पे क्लास लेने की बात होगा तो आप लोग को पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आज हम यहीं तक पढ़ा करके क्लास को ऑफ कर रहे हैं, अगले दिन इसके आगे पढ़ाया जाएगा आप लोग को।